वेलकम टू स्टडी ग्लोज। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप मान सकते हैं एक तरीका एक वे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैराथन। अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज वी ऑल नोज कि एग्जाम की डेट्स आर आउट। आपके एग्जाम्स है तो एक क्विक रिविजन के लिए या तो अगर आप नेक्स्ट में अपेयर हो रहे हैं, बिकॉज आई वांट टेल यू कि दिसंबर का भी जो सेशन वाला अभी पेंडिंग था उसके भी बहुत जल्दी डेट्स आ जाएगी फॉर्म वगैरह फिल होने की। सो एक हमारे पास एक पर्सपेक्टिव बनता है कि देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो आपके 10 मार्क्स होते हैं वो बहुत ईजिली निकाल सकते हो। क्यों ईजिली निकाल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आती है टीचिंग एप्टीट्यूड में वो आपकी लाइफ के रिलेटेड आती है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के उनके रिलेटेड आती है। और यहाँ पे भी अब अगर सवाल गलत करते हो देन इट मीन्स आप अपने 10 मार्क्स आराम से गंवा रहे हो। तो 10 मार्क्स गंवाने नहीं है, 10 मार्क्स लेने हैं। सो मैंने कोशिश की है इस पूरे मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आपको बताने की जिस एरिया से एग्ज़ाम पेपर ज़्यादा आता है। एंड इन डीप मैंने हर चीज़ डिटेल्ड वे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, या जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सब कवर किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जो पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, स्पेशली हम अभी उसी की बात कर रहे हैं। पेपर आपका बहुत कंडीशनल बेसिस आता है, आपको सिचुएशंस दी होती है, आपका कॉमन सेंस यूज़ करना है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे भी ये 10 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको आराम आराम से बताती जाऊंगी। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टिप्स है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। दैट इज़ कि पेपर स्टार्ट होगा पहले पीसफुल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वाई? 3 घंटे का एग्ज़ाम है, देर इज़ नो हरी, आराम से पेपर कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम में बैठ के स्टार्टिंग में ही फटाफट फटाफट करना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में 1 1.5 घंटा हमारे पास बच जाता है, लेकिन हम चीज़ों को गलत कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत पीसफुली जो चीज़ें आपको आती है उनको करते जाओ। जब लगता है कि नहीं आता है थोड़ा ठहर जाओ, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। लगता है ये भी नहीं आता, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। आपको एक तो पॉजिटिव रहना है, पीसफुल रहना है, और बहुत केयरफुल रहना है, और आपका पेपर हो जाएगा नो डाउट। बिकॉज 30 40 मार्क्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी एग्जामिनर ने ही आपको दी है, दैट इज़ पैसेज के। और भी 5 6 मार्क्स ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस के बेसिस पे निकल जाते हैं। सो आपका जीआरएफ करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। मैराथन्स को अच्छे से रिवाइज करें और अपना जो बेसिक आपका सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से देखना। दूसरा, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ये जो ये नॉट वाली चीज़ें होती है ना, जहाँ पे नॉट, नन ऑफ द एबो, ये चीज़ें हम एग्जाम में मोस्टली क्या करते हैं, गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि हम इस चीज़ को देखते ही नहीं है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि नॉट आ रहा है, आपके पास वहाँ पेज होंगे, आपने स्पेसिफिकली लिखना है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन वो करेक्ट करना है जो नहीं है, सो दैट आपका आंसर गलत ना हो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, अगर आप ये समझ जाते हो, सवाल में ही बहुत बार जवाब होता है। अगर आप ये समझ जाते हो कि क्या वो पूछना चाहता है, तब भी आप अपना आंसर अच्छे से क्लिक कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। मेजर फिलोसफीज, अपने कोर्स में मैंने ये चीज़ें बहुत आराम से बहुत सिस्टमैटिक वे में बताई है। अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स लेना, अभी सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे भी मैं आपको एक बार अच्छे से आइडलिज्म समझाती हूँ। आइडलिज्म की फिलोसफी डिराइव होती है एक वर्ड आइडल से। ये मानते हैं माइंड एंड सेल्फ, ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल फिनोमिना में विश्वास रखते हैं। ये मानते हैं कि जो ईश्वर है, गॉड है, वो सभी चीज़ों का क्या है, सोर्स है, सभी नॉलेजेस का, सभी सेपरेट का, सभी चीज़ों का। और जो इनकी इम्पॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में हमेशा मार्क करने के लिए आती है, दैट इज वैल्यूज आर एब्सल्यूट, इंटरनल एंड अनचेंजिंग। जो वैल्यूज़ होते हैं वो पूरी तरह से सक्षम होते हैं, इटर्नल होते हैं, और अनचेंजिंग होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो पूरी तरह से क्या करती है, डिफाइन करती है आइडियलिज्म को।
देन हमारे पास है फ्रॉबिल, कैंट, प्लाटो, स्वामी विवेकानंद एंड श्री अरबिंदो, जो क्या है मेन प्रोपोनेंट्स है आइडियलिज्म के। मैचिंग में ये चीज़ें आ जाती है कि कैंट किसके प्रोपोनेंट है, प्लाटो किसके है, फ्रॉबिल किसके है, विवेकानंद किसके। इसीलिए आपको याद रखना है आइडियलिज्म को ये लोग मानते थे। नेचुरलिज्म, वर्ड देखो, वर्ड को भी पकड़ना है आपने। एग्जाम में अगर आपको सवाल कभी नहीं भी आता है, आपको वर्ड को समझ के भी आराम से जवाब दे सकते हो। नेचुरलिज्म होता है जो नेचर पे विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि नेचर सारे ही सोर्सेज का क्या है, एक सभी नॉलेज की जो सोर्सेज है वो नेचर के अंदर ही है। नेचर बेस्ट टीचर है। ये बहुत बार पूछा गया है, जैसे खासकर यहाँ पे रोसो को बहुत बार पूछते हैं। टाइगो, रोसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर क्या है, प्रोपोनेंट्स है हमारे नेचुरलिज्म के। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म वर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव, प्रैक्टिकल। ये एक्टिविटी और डूइंग पे विश्वास रखता है, पॉजिटिव चीज़ों पे विश्वास रखता है। ये एनालिसिस पे विश्वास करते हैं। इसके मेन प्रोपोनेंट्स है जॉन डीवी, किलप्रैटिक, मीड एंड देन कंस्ट्रक्टिविज्म। हो सकता है इस बार आपको कंस्ट्रक्टिविज्म पे आ जाए, क्योंकि पिछले 2-3 बार से कंस्ट्रक्टिविज्म पे नहीं आया है एंड आने के चांसेस हो जाते हैं। अभी लोग मानते हैं कंस्ट्रक्ट, जैसे हम अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4, मतलब ऐसे एक लेवल अप करते हैं, वैसे ही ये मानते हैं हमारे जो थॉट्स है वो हमारी प्रीवियस नॉलेज का और हमारी कमिंग नॉलेज का और अभी की नॉलेज का एक क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती है, बनती है। इसके मेन जो प्रोपोनेंट्स है, एक है जीन पाइजेट एंड G.S. बर्नर। याद रखना है, जीन पाइजेट एंड G.S. बर्नर। सो द नेक्स्ट वन इज ह्यूमनिज्म। अब ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही आपको देखना है ह्यूमनिज्म। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, बैलेंस है, मेन सोर्स है, वो ह्यूमन बींग्स है। ये सब चीज़ें उन्हीं के आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ह्यूमनिज्म। रैशनलिस्ट्स, ये राशनल चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे विश्वास करते हैं, रीज़न पे विश्वास करते हैं। देन आपका आता है एम्पिरिस्ट्स। ये क्लेम करते हैं दैट कि जो सेंस एक्सपीरियंस है, जैसे टच का, आपने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ फील की, कोई चीज़ टेस्ट की, कोई चीज़ सुनी, ये सेंस एक्सपीरियंसेस पे विश्वास करते हैं। जो भी चीज़ें आपकी सेंसेस को पता चलती है, देख पाती है, महसूस कर पाती है, बस वही चीज़ें क्या है, रियलिटी है। एक्सटिनिज्म, ये एग्जिस्टेंलिज्म क्या है, ये एम्फेसिस करती है इंसान के एग्जिस्टेंस पे, फ्रीडम पे और चॉइस पे। इट मीन्स ये मानती है डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग पे। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज बिहेवियरलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी बहुत बार पूछ लिया जाता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक डीप में लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले बिहेवियरलिज्म मानते हैं कि एक जो लर्नर है वो एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम कंडीशनिंग करके कुछ भी सिखा सकते हैं। इन लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जहाँ पे इन्होंने कंडीशनिंग की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सपोज आप रोज़ सुबह आदत रखते हो कि 4 बजे उठना ही उठना है, आप 10 बार उठ जाते हो, 10 बार, 15 दिन उठ जाते हो, 20 दिन उठ जाते हो, 21 दिन के बाद आपको खुद ही उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, नींद खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आप वो कंडीशनिंग कर रहे हो। दैट इज़ द सेम वे ये लोग किस पे विश्वास करते हैं, कंडीशनिंग पे। तो हमारा यहाँ पे आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। और ये थ्योरी किसने दी थी, बहुत बार पूछते हैं कि बिहेवियरलिज्म की जो थ्योरी है वो किसने दी है, E.L. थ्रॉकडाइन। E.L. थ्रॉकडाइन ने दी है, और इसमें 2 लॉज हैं, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मानती है, और इस थ्योरी को एक और बार याद रखना यहाँ पे, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट,
मानना है जितनी बार आप ट्राई करोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके एरर्स, आपकी गलतियाँ क्या होगी, कम होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा जो गलतियाँ हैं वो कम होगी। लॉ ऑफ इफेक्ट मानता है कि हम जो भी चीज़, रेनफोर्स क्या होती है, रेनफोर्स वर्ड आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप चाहे कोई भी पेपर फर्स्ट या जर्नली आप पढ़ रहे हो, ये वर्ड बहुत जगह यूज होगा। रेनफोर्स का मतलब होता है पॉजिटिव रिवार्ड्स देना। जैसे आपको पता है कि आप पेपर फर्स्ट में बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज आपको पता है जीआरएफ चाहिए, जीआरएफ के बाद आपको पता है लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, तो ये चीज़ आपको रेनफोर्स कर रही है, पॉजिटिव रेनफोर्स कर रही है। आपको कुछ लग रहा है कि रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पनिशमेंट तो हम सबको ही पता है। लॉ ऑफ इफेक्ट मानती है जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और जिस चीज़ से हमें पता है कि कोई तकलीफ हो हम उसको अवॉइड करते हैं। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। अब मैंने ये क्यों अलग से फिर से बताया है, क्योंकि यहाँ पे ना ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत बार आता है, इसलिए हम इसको एक बार फिर से देखेंगे सिस्टमैटिकली। ये मैंने अलग से जो चार्ट है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सबसे पहले बेसिक एजुकेशन आता है, जिसको हम कहते हैं वर्धा एजुकेशन। ये गांधी के साथ रिलेटेड है, आपको हमेशा 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 याद रखना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्लाइड से एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। सो इसको बहुत आराम से देखना है। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर फ्रॉम नेचर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। किसने बोला है? लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर फ्रॉम नेचर। लर्निंग जो भी है वो नेचर में ही होती है और नेचर से ही होती है। इंटरगल एजुकेशन, ये भी बहुत बार मैचिंग में आता है। अगर आपको दो या एक तीन का भी आता है, आप फिर भी एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। इंटरगल एजुकेशन श्री अरविंदो ने दी है। देन फोकस ऑन स्पिरिचुअल, यहाँ पे ध्यान देना है, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये भी पूछा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी किसके साथ रिलेटेड है? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर ह्यूमन माइंड, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म, चेंज करना ह्यूमन माइंड। यहाँ पे कौन है? जे कृष्णमूर्ति। और ये तो इनका फेवरेट है ना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जॉन डीवे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जॉन डीवे, इसको लिख भी लो, और मैं तो कहती हूँ इसका प्रिंट आउट निकाल के आराम से क्या करना है, इसको लिख लेने हैं ये जो चीज़ है, क्योंकि ये स्लाइड से 2 से 3 मार्क्स आपके, 2 मार्क्स तो आराम से निकलते हैं। जॉन डीवे। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी की डेवलपमेंट करनी है, किससे करनी है डेवलपमेंट? सेल्फ एजुकेशन से। और ये कौन है? ये है मैरी मॉन्टेसेरी। किंडरगार्टन, फोकस ऑन, हमें पता है सेल्फ एक्टिविटी की, खुद से चीज़ें सीखनी है। सोशल कोऑपरेशन, ये कंसेप्ट है फ्रॉबेल का। नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर। नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, ये हमारे कौन कहते हैं? रूसो। अभी ये सभी, चाहे आप पहला वाला ले लो, बेसिक एजुकेशन रिलेटेड टू महात्मा गांधी, लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर फ्रॉम नेचर रविंद्रनाथ टैगोर, इंटरनल एजुकेशन श्री अरविंदो, फिर इंडियन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये है जे कृष्णमूर्ति, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये है जॉन डीवे, सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये है मॉरी मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन किस पे फोकस करता है? क्रिएटिवनेस पे, सोशल कोऑपरेशन पे, ये किसका दिया हुआ है? फ्रॉबेल का। नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर ही सिर्फ एक इकलौता टीचर है हम लोगों का, ये कौन कहते हैं? ये रूसो के वर्ड्स है, रूसो की फिलोसफी है। अब यहाँ से बहुत छोटा सा कंसेप्ट बट अच्छा है, समझने वाला है, आ सकता है। और आप जब इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अब अपना पेपर फर्स्ट की बाकी जो चीज़ें उनको भी हम कोरिलेट करके निकाल सकते हो। इंटीग्रेटेड वे है ये पेपर फर्स्ट, इतने अच्छे से, इतना
चैनलाइज्ड प्लान है कि एक चीज़ें दूसरों से कोरिलेट करती है। अगर आप यहाँ पे चीज़ें समझते हो, आप रिसर्च एप्टीट्यूड को भी अच्छे से समझ जाओगे। रिसर्च एप्टीट्यूड को समझते हो, आप कम्युनिकेशन समझते हो। इन तीनों को समझते हो तो इट मीन्स अगर आप कोई भी आगे पीछे का सवाल भी आता है उसको भी आराम से निकाल लोगे। फॉर्मल एजुकेशन, हमें पता है फॉर्मल एजुकेशन क्या है। सिंपली जहाँ पे प्री प्लान्ड है, आप स्कूल जा रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है, एग्जाम्स का टाइम टेबल है, एक ऑर्गेनाइज्ड है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जॉर्ज, जो कहते हैं जो एक चाइल्ड है जो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ा है वो एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि देखो लाइफ में हमें सिर्फ स्कूल ही एक्सपीरियंसेस नहीं देखता, हम अपने घर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फेलियर से, अपने डिफीट से, अपना बार बार किसी चीज़ में इमोशनली वीक होने से, स्ट्रांग होने से, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से सीखते हैं। तो सिर्फ एक स्कूल ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे हम सीखते हैं। हम गेम खेलते खेलते भी सीखते हैं, हम खाते भी सीखते हैं, हम ट्रैवलिंग करते भी सीखते हैं। हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। लाइफ में लर्निंग फ्रॉम द टाइम आप बर्थ लेते हो स्टार्ट होती है और एंड टाइम तक हम कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती है। लर्निंग सिर्फ कन्फाइंड टू स्कूल नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया प्री प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, पर्टिकुलर टाइम टेबल है, वो फॉर्मल एजुकेशन हो गई। जहाँ पे हम हर चीज़ हर जगह से सीख रहे हैं उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन अब क्या है, जिसके रिलेटेड सवाल आता है, दैट इज़, देखो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सम रीज़न और अदर रीज़न स्कूल नहीं जा सकते हैं। या तो हो सकता है उनकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, या तो हो सकता है वो फिजिकली डिसेबल हो किसी रीज़न की वजह से, या हैंडीकैप हो, या वो जॉब में हो, या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसी की वजह के लिए हमारे पास क्या होता है, ओपन स्कूल्स होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग होती है। इग्नो वाला जो यहाँ पे सिस्टम है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे आप सीधे एडमिशन लेते हो, असाइनमेंट्स वगैरह होती है और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जहाँ पे आपका कि आप पर्टिकुलर किसी भी एज में कभी भी किसी भी जगह से किसी भी टाइम पे अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे इग्नो है हमारे पास, और भी बहुत सारे डिस्टेंस है, ओपन लर्निंग है, बहुत सारे ओपन कॉलेजेस भी है। सो आपके हिसाब का ये टाइम पीरियड, इसमें कोई कन्फाइंड नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता, बहुत चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, एनरोल कर पाए, एक बहुत बेस्ट सिस्टम आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। अब हमारे पास है दैट इज़ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है, इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब हम किसके बारे में बात करते हैं, वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि एजुकेशन का एम क्या होगा। सबसे पहले फिलॉसफी, हमें देखना है कि हम क्या विचारधारणाएं दे रहे हैं। जैसे अभी ऑब्वियस सी बात है, हम डेमोक्रेसी में है, तो हमारी डेमोक्रेसी भी एक फिलॉसफी है ना। हम चाहते हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबका नेचर अच्छा हो, सब अपनी लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट्स करे, और गवर्नमेंट भी बहुत सिस्टमेटिकली रूल करे, और जो लोग हैं वो पूरी तरह से क्या हो, अपने एम्स लाइफ के आराम से अचीव कर पाए। एक इंसान का नेचर, एक इंसान किस चीज़ को मानता है, वो किस चीज़ में विश्वास करता है, वो पढ़ाई को कैसा लेता है, उसका पढ़ाई के रिलेटेड कैसा मन है, वो भी डिपेंड करता है। अब सोशल कल्चर फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स, अब हमें ऑब्वियसली पता है, अब कोई ऐसी डेवलपिंग नेशन जहाँ पे बहुत रिसोर्सेज कम है, जहाँ पे हम एक पुअर्टी की लाइफ जी रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा ऐसा होगा कि बच्चों को अर्निंग करवा पाए, जहाँ पे बच्चे उस इन्वायरमेंट के साथ एकदम से एडजस्ट कर पाए। तो हर एक एरिया का अपना कल्चरल फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर होता है कि उनको किस तरह की पढ़ाई कराई जाए। रिलीजियस फैक्टर, हमें ऑब्वियसली पता है कि अगर हम वैदिक स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ पे एक ऐसी एजुकेशन होगी वो वेदास को रिलेटेड होगी। अगर हम बुद्धिस्ट मॉन्क्स मोनेस्ट्रीज में पढ़ने जाएंगे, वहाँ पे टीचिंग्स ऑफ किसकी होगी, बुद्धिस्ट की होगी। तो सेम वे में क्या होता है कि रिलीजन भी एक फैक्टर बनता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये थोड़े थोड़े कम फैक्टर हो रहे हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज,
ऑब्वियस सी बात है, अगर डेमोक्रेटिक नेशन है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरिट बेस पे होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉलेज, अभी हम सभी को पता, देखो पहले क्या था कि एक बहुत बड़ा सा फील्ड था, दैट इज हिस्ट्री, उसी के अंदर पॉलिटिकल साइंस, उसी के अंदर फिलोसफी, फिलोसफी के अंदर बाकी सब चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता सब पार्ट्स हुए। अभी नई नई फील्ड्स आ रही है, जैसे अब हमें पता है कि डांसिंग में भी बहुत अच्छा है, सिंगिंग में भी बहुत अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो नई नई चीज़ें क्या होती है, एक्सप्लोर होती रहती है। वोकेशनल, ऑब्वियस सी बात है, अब हर कोई स्टूडेंट फैमिली से वेल ऑफ नहीं होता है, और सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा है वो अपनी लाइफ में अर्निंग भी कर पाए, उसे वो सीखते सीखते भी चीज़ें लाइफ में ऐसा कुछ करे कि टेक्निकल कुछ करे, या उसके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हो कि वो कल को अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। तो हम क्या करते हैं, वोकेशनल लाइवलीहुड भी उसको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप उसको कोई चीज़ सिखा सकते हो, सिलाई सिखा सकते हो, गार्डनिंग सिखा सकते हो, फार्मिंग सिखा सकते हो, या एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट, अपनी आत्मज्ञान, ये सब चीज़ें तो सोसाइटी के लिए थी ना, अपने लिए अब क्या होता है, हमारा अपना आत्मज्ञान, हम अपने आप को जानते हैं। किताबों की जो एक सबसे प्यारी बात है ना कि आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड होती है, कैसे, ये आपको लाइफ में सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस देती है, आपसे ना शिकायत करती है ना आपसे रोकती है। जितना आप इसको समझते हो, पढ़ते हो, लाइफ में आप बहुत ही बेहतरीन अच्छे इंसान पढ़ते हो। इसीलिए अपनी किताबों के अलावा भी कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, लाइफ में आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत क्रिएटिव रहोगे, और अपने अंदर का जो इनोवेशन है उसको लाइफ में हमेशा रखना। चाहे आप ड्राइंग अच्छी करते हो, चाहे कुकिंग अच्छी करते हो, चाहे साइकिलिंग में इंटरेस्ट, जो भी, जो चीज़ें लाइफ में आपको इफ़ेक्ट करती है, जो अच्छी लगती है, वो दूसरे को अच्छी लगे या ना लगे, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ कैसे विपरीत करना चाहते हो, जीना चाहते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हारमोनियस डेवलपमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं एक बच्चे का जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही बहुत बार पूछ ली जाती है, सो इसको ध्यान में रखना। महात्मा गांधी ने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है, ये कहते हैं, बाय एजुकेशन वी मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट बेस्ट इन चाइल्ड माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। हमें पुट इन नहीं करना है, एज अ टीचर भी आपको याद रखना है, एजुकेशन में कभी पुट इन नहीं होता है, ड्राइंग आउट होता है। बच्चे में सारी कैपेबिलिटीज पहले से ही है, बस हमें उसे क्या करना है, शेप करना है, एक अच्छा सा उसको क्या देना है, रूप देना है, ताकि वो लाइफ में अपनी अच्छे से ग्रो हो पाए। मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरलिटी के बिना तो ऑब्वियस सी बात है, हम चीज़ें एनालाइज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाती है। सिटीजनशिप, हम चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छे सिटीजन्स बने, तभी हमारी कंट्री क्या होगी, प्रॉस्पेरस होगी, एक अच्छा नेशन बन पाएगी। एजुकेशन एंड लीजर, हम बहुत बार क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं अपने फ्री टाइम के लिए, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, अपने आप को पबजी वबजी या बाकी गेम्स में नहीं डालने के लिए, बट अपनी लाइफ में कुछ सीखने के लिए वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड से भी एक सवाल आता है, यहाँ पे आपको मैचिंग हो जाता है कि कौन सा जो कमीशन है वो किसके रिलेटेड है। अब आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है 1948 में आता है, वो चेयर कौन करते हैं, आपके डॉक्टर राधा कृष्णन आता है ये चीज़। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, डॉक्टर राधा कृष्ण। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको हम और भी क्या कहते हैं, इसको हम डॉक्टर मुदलियार कमीशन भी कहते हैं। ये 1952 से 1953 तक आया। नेशनल एजुकेशन कमेटी, इसको कौन चेयर करते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन एंड इट्स चेयरमैन। कोठारी कमीशन बहुत बार मैचिंग में आता है, दैट इज 1964 टू 1966। अब ये क्यों आए थे, हमें पता था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें सीखनी थी, करनी थी, चेंज लाना था, बिकॉज हमारे पास इतने सारे तो सोर्सेस नहीं थे। हम एक अभी ऐसा देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुआ, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए, टाइम ली, ताकि क्या हो, हमारा एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो। कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही क्या आता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 19
यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देती हूँ, आज तक 3 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आए हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1968, 19, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, 86, और एंड वाला तो आपको वैसे ही याद रहना चाहिए, दैट इज 2020। अभी तक हमारे पास 3 नेशनल पॉलिसीज हैं, दैट इज 1968, 1986 एंड 2020। अब ये 2 छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटे से कंसेप्ट है जो मैं समझा देती हूँ आपको, बिकॉज यहाँ से सवाल आता है। सबसे पहले पेडागॉगी और एंडोलॉजिकल होता क्या है। पेडागॉगी आपको याद रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर, जो भी टीचर होता है, जो भी ट्रेनर होता है, वही डिसाइड करता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या टाइम टेबल है, सब चीज़ें क्या है एक स्ट्रिक्ट मैनर में चल रही है, इसको बोलते हैं पेडागॉगी। देन आपके पास आता है एंड्रागॉगिकल। इसका मतलब होता है यहाँ पे लर्नर खुद एक पार्टिसिपेट करता है, लर्नर को थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाई जाती है, बाकी वो सभी चीज़ें क्या करता है खुद से। समझो कि उनको उसको टीचर ने एक पर्टिकुलर एक सवाल या समरी समझा दी और बोला कि पूरा चैप्टर आपने खुद से समझना है, क्वेश्चन आंसर्स खुद से करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट पे फ्रीडम दिया जाता है, स्टूडेंट को ज़्यादा इंकरेज किया जाता है कि वो खुद से चीज़ें करे, खुद के बेसिस पे चीज़ें करे, उसको सीखने का एक पूरा मौका दिया जाता है, उसको सीखने के लिए एक पूरी फ्रीडम दी जाती है ताकि वो चीज़ों को क्या कर पाए, अच्छे से लर्न कर पाए। तो पेडागॉगी आएगा, याद रखना हमेशा ये इंस्ट्रक्टर सेंटर, टीचर सेंटर या ट्रेनर सेंटर्ड है, ये हमेशा किस पे सेंटर्ड है, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स पे। एंड्रोलॉजिकल एक ऐसा तरीका है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे स्टूडेंट खुद पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट खुद इंटरेस्टेड होता है, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद करता है, खुद डिस्कवर करता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, हम समझेंगे। पहले तो मैं आपको समझाऊंगी, बाद में आप उसको लर्न करने का तरीका भी बता दूंगी। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, हम एक तरीके से उस चीज़ को सीख पाते हैं। सबसे पहला स्टेप जब हम सीखते हैं दैट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं, चीज़ों को एक मेमोरी लेवल पे सीखते हैं। ये एक इनिशियल स्टेज होता है, यहाँ पे हमने कोई चीज़ स्टार्ट की, उसको 2-3 बार क्राम किया और हल्का फुल्का अपने माइंड में रखा। इसको हम बेसिकली, जो ये सवाल पूछते भी है, बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे क्या होती है, रोट मेमोराइजेशन, इसको क्रैम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ऑरल, रिटर्न और ऐसे टाइप। आपने कोई क्वेश्चन किया, उसी को लिख देना है, ऑरल आपसे सुन लिया, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, ये सब, और रिटर्न देना है। यहाँ पे गुड मेमोरी, अगर आप गुड मेमोरी है आपकी तो आपको तेज़ी से लर्न हो जाएगा, रैपिडली आप चीज़ें याद रख पाओगे। और ये किसने दी है, सबसे पहले तो यही सवाल है, दैट इज हर्बर्ट। ये मैचिंग में आ जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हर्बर्ट ने दी है। अब इम्पॉर्टेंट, हम एक स्टेप आगे जाते हैं। पहले चीज़ें हमने देखी है, सुनी है, क्रैम की है, लेकिन समझी नहीं है। अब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, मॉरिस ने दी है। और यहाँ पे हम कौन से क्वेश्चंस पे मैं इसलिए इंपॉर्टेंट फोकस दे रही हूँ, ये पूछ लिया जाता है कि क्या ऐसी चीज़ होगी, यहाँ पे कौन सी आपकी लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ यहाँ पे बहुत ऐसे भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। और इस स्टेज में सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे एक स्टेप आगे है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो किसने दी है, हंट ने दी है। उसके मेन प्रपोनेंट कौन है, हंट है। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरी तरह से फ्री चॉइस दी जाती है, वो अपने हिसाब से चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी तरफ से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक तरह से एनालाइज करते हैं। अब वो चीज़ें सीख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं,
अब खुद से चीज़ें रिफ्लेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आपको टीचर ने पहले कोई समरी एक बार दिखाई, आपने देखी, उसको रीड की, लेकिन समझ नहीं है। दूसरे स्टेप पे आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। तीसरे लेवल पे टीचर आपको कह रहा है कि इसी के रिलेटेड वाली चीज़ आपको खुद से लिख के दो या अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिख के दो, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे ऐसे टाइप टेस्ट भी होता है, एटीट्यूड बिलीफ इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। सो मैंने एक बार ये स्पेशली भी बताया है, दैट इज़ मेमोरी लेवल, जो मैंने आपको बताया इनिशियल है जहाँ पे रोट मेमोरीज है, दूसरे में हम अंडरस्टैंड करते हैं, देन जाके हम रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाता है, मैच आ जाता है यहाँ पे कि हर्बर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज़ मेमोरी लेवल। देन आपका मॉरिस किसके साथ रिलेटेड है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। हॉट किसके साथ रिलेटेड है, दैट इज़ आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। और आप इसका कुछ भी एकरम बना के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ये आपको माइंड से ना जाए, बिकॉज ये पूछ लिया जाता है। एंड देन हम क्या करेंगे, अब आराम से नेक्स्ट वाले पे मूव होते हैं कि क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वाला पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। अभी क्या होता है, कभी कभी सिंपल आपसे कुछ टर्म्स पूछी जाती है, उसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ये मैं आपको एक बार अंडरस्टैंड करवा देती हूँ सो दैट आपको पता हो। इंस्ट्रक्शन हमेशा टीचिंग लर्निंग नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन सिंपल इंस्ट्रक्ट करना होता है, कि जैसे सपोज आपको कोई बता रहा है कि क्या करना है, इट्स अ डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स बाय टीचर। इट डजंट इन्वॉल्व अ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, बट इट फैसिलिटेट्स द अचीवमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स बोथ टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है, जैसे सपोज मैं आपको कह रही हूँ कि रीड चैप्टर 1 to 10, तो ये इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, तो यहाँ पे टीचिंग इन्वॉल्व नहीं है। देन आपका आता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मेन पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इज टू इक्विप कैंडिडेट्स विद स्पेसिफिक जॉब और रिलेटेड टू टेक्निकल। ये आपको याद रखना है, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग और टीचिंग सेम चीज़ नहीं होती है। ट्रेन हम सिर्फ देखो, हम एक एनिमल को जो सर्कस में होता है उसको वेल ट्रेन्ड बोलते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं बोलते हैं। ट्रेंड क्यों, हम उस चीज़ को पर्टिकुलरली उसको स्टिक की मार पे वो चीज़ करवाने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, जब वो अपने मन से क्या करता है, सीखता है, और जब उसको कंसेप्ट आराम से क्लियर होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, सिंपली सिर्फ इंस्ट्रक्ट देना। ट्रेनिंग होता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर स्किल सिखाना। लेकिन टीचिंग में सभी चीज़ें क्या होती है, बारीकी से पूरी तरह से क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको एक यूट्यूब पे वीडियो भी दी है, वहाँ पे भी है, कोर्स में भी ये मैंने बहुत आराम से समझाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए। दैट इज मैक्सिमास ऑफ टीचिंग। अब जब भी हम पढ़ाते हैं एज अ टीचर, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको मैक्सिमम समझ आ गए, तो कोई एक ऐसा सवाल आता भी है पेपर फर्स्ट में जिसका आंसर आपको नहीं भी पता है, तब भी आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि आपको सोचना है, समझना है, खुद की कॉमन सेंस यूज करनी है, देखना है कि क्या पर्पस हो सकता है। पहले हम क्या करते हैं, चीज़ें बच्चों को ऑब्वियस सी बात है सिंपल लेवल पे सिखाते हैं। हम उसको वो चीज़ें समझाते हैं जो उसकी लाइफ से कनेक्टेड है। हम उसको वो चीज़ों की एग्जाम्पल देते हैं। अब छोटे बच्चे को आप एक्सट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं देते हो। पहले तो मैं आपको ये वर्ड बता देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं करते हैं बट फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज इमोशन। कंक्रीट होते हैं वो ऑब्जेक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे किताब है, पेन है, खाने पीने की चीज़ है, कोई भी चीज़ है जिसको हम टच करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होती है हमारी फीलिंग्स या बाकी सब चीज़। तो हम क्या करते हैं, पहले बच्चे को एक सिंपल सिंपल चीज़ें समझाते हैं, देन हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर पहुंचते हैं ताकि वो आराम से हैंडल कर पाए नॉन चीज़ें। अब जो चीज़ों के बारे में उसको पता है, उसको पता है पेन है, पेंसिल है, बुक है, टीचर है, उसके बाद हम उसको कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जिसके बारे में उसको नहीं पता है। सीन, जो चीज़ें वो देख सकता है, विजिबल है, वो चीज़ें कंक्रीट है, लेकिन हम उसके बाद उसको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी सिखाएंगे, जैसे गुडनेस, अच्छाई, ह्यूमैनिटी, मॉरालिटी। उसको फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे, जो चीज़ें वो देख सकता है,
अब क्लासरूम में क्या है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हम टच कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसकी एग्जाम्पल देंगे वुड, बाद में हो सकता है हम कोई ऐसी चीज़ दे जिसको अभी वो नहीं टच कर सकता, दूर है, तो हम उसको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, कोरिलेट करेंगे, प्रॉपर चैनलाइज वे में हम बच्चे को। और एक बच्चे का जो करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, जैसे हम देखते हैं वो नर्सरी कर रहा है, एलकेजी कर रहा है, यूकेजी कर रहा है, फर्स्ट कर रहा है, सेकंड कर रहा है, एक प्रॉपर वे में होती है, उसकी प्रॉपर तरीके से आइडियोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट की जाती है, एक फिनोमिना क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे चीज़ें उसको अंडरस्टैंड करवाने में क्या होती है, हेल्प होती है, सब एक इंटीग्रेटेड वे में क्या हो रहा है, चैनलाइज होता है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल क्या होता है, अब कोई चीज़ पर्टिकुलर है, पहले देखो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ जो आना चाहिए। एक होती है इंडक्टिव लर्निंग, एक होती है डिडक्टिव लर्निंग। जहाँ पे हम पर्टिकुलर टू जर्नल जा रहे हैं वो इंडक्टिव होती है, जहाँ पे हम जर्नल टू पर्टिकुलर जा रहे हैं वो डिडक्टिव होती है। पर्टिकुलर समझ लो कि हम एक मैंगो की बात कर रहे हैं, मैंगोज आर गुड फॉर हेल्थ, ये एक जर्नल बात हो गई। सेम वे में जब मैं बोलूँगी मैंगोज आर गुड फॉर हेल्थ और लास्ट में मैं बताऊँगी ये मैंगो है, इट मीन्स मैं जर्नल टू पर्टिकुलर जा रही हूँ। फ्रॉम होल टू द पार्ट्स, अब यहाँ पे याद रखना है जस्टल साइकोलॉजी है, जस्टल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिस्ट है। अब ये किस विषय पे मानती है, ये मानती है जो होल होता है वो ग्रेटर देन इट्स सम ऑफ द पार्ट्स होता है। ये मानते हैं, देखो जैसे आपने अब पेड़ देखा, अब हमेशा पहले पेड़ रिसीव करोगे, अब बाद में देखोगे प्लांट्स है, फूल है, उसका स्टेम है, उसके रूट्स है, ब्रांचेस को, पार्ट्स को हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक होल इमेज देखते हैं। जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, अब ऐसे तो नहीं देखते हो ना, आंखें हैं, कान है, नाक है, आप उसको एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सन देखते हो। बाद में शायद हो सकता है आप उसके चेहरे को, उसके हाथों को देखना स्टार्ट करो। फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, आप कोई चीज़ बहुत ऐसी है, हमें पता है कि ये कम है, स्टार्स है, वो इनडेफिनेट है, बहुत ज़्यादा है, हम वैसे लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स की, सो दैट वो आराम आराम से हो पाए। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फिर पहले हम उनको वो चीज़ें दिखाएंगे आराम आराम से जो उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके बाद हम उनको लॉजिक्स बताएंगे, जैसे 2+2 क्या होगा, 4 होगा, 8+8 16 होगा, सनराइज होगा तो सनसेट होगा, डार्क होगा तो ब्राइट होगा, गुड होगा तो बैड होगा, ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करवाएंगे। अब एनालिसिस एंड सिंथेसिस क्या होता है, एनालाइज होता है जब हम एक छोटी चीज़ को डिवाइड करके समझते हैं 3-4 पार्ट्स में या 1-2 पार्ट्स में। सिंथेसिस में हम चीज़ों को मिलाते हैं, यहाँ पे एनालिसिस में हम चीज़ों को ब्रेक करते हैं और सिंथेसिस में हम चीज़ों को जोड़ते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे को कोई चीज़ समझानी है तो हम पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, अच्छा ऐसा समझाना है, ये समझाना है। सिंथेसिस में हम बहुत बार सारी नॉलेज को इकट्ठा करके भी समझाते हैं, जैसे हम मॉरल वैल्यूज़ का चैप्टर पढ़ते हैं, पहले हम एक एक एस्पेक्ट समझते हैं, बाद में हम क्या देते हैं, थीम। थीम या हमारा मॉरल सेंटर आइडिया क्या होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने चीज़ों को क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। फॉलो नेचर, जैसा भी एक बच्चे का नेचर हो, ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्लासरूम है, वहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगी, वहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट्स भी होंगे, एवरेज भी होंगे, गिफ्टेड भी होंगे और बहुत डल भी होंगे। तो हमारा पढ़ाने का तरीका हमेशा वैसा होना चाहिए जो उस क्लासरूम को क्या हो, सूटेबल हो, जहाँ पे हम क्या कर पाए, उस क्लासरूम को एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। क्योंकि लर्निंग एक पैसिव पॉलिसी नहीं है, एक पैसिव एरिया नहीं है, एक्टिव लर्निंग है। आप एज अ टीचर हमेशा क्या चाहते हो कि एक स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहे, क्योंकि आपको तो चीज़ें ऑलरेडी पता है, आप तो टीचर हो। अगर आप ही बोले जा रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज़ में, और जो भी आप पढ़ा रहे हो उस चीज़ को समझना है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा हम जो सेंसेस इन्वॉल्व होगी, जैसे आप खेल रहे हो कोई चीज़, समझ लो कि हमें कोई डिश बनाना सीखना है, तो आप उसको पिक्चर्स में देखोगे तो नहीं समझ आएगी, आपने जाना है, उसको पकाना है, देखना है, उसको टेस्ट करना है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी। आप फ्रेगरेंस भी ले पा रहे हो, टेस्ट भी कर पा रहे हो, आप कुक भी कर पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें आपकी सारी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ क्या है, इन्वॉल्व है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कहाँ यूज़ होते हैं, फ्रॉबेल एंड मॉन्टेसरी स्कूल्स वगैरह में या किंडरगार्टन में। एनकरेज टू सेल्फ स्टडी, ये डल्टन सिस्टम और सेल्फ स्टडी है कि बच्चे खुद से मोटिवेट हो, खुद से वो चीज़ों को लर्न करने के लिए सीखे,
खुद से वो इतने ज़्यादा अपने में इंटरेस्टेड हो कि वो कॉन्सेप्ट्स को खुद समझना स्टार्ट करें। देन हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि जब हम एक बच्चे को समझना चाहते हैं, जब हम एक बच्चे के साथ डील करना चाहते हैं, तो हमें देखना है कि हम जब एज अ टीचर कुछ ऐसे हमारे सिद्धांत होंगे, डिसिप्लिन्स होंगे, जिनके बेसिस पे हम अपनी टीचिंग लर्निंग को और फ्रूटफुल बना सकते हैं, और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और मज़ेदार बना सकते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हो और रिक्रिएट कर रहे हो। आप सपोज करते हो, आप बच्चों को सिखाते हो, कोई पर्टिकुलर ऐसे बनाना सिखाते हो, आप टीचर पे उनको सिखाते हो, टीचर पे उनको 5-6 लाइन सिखाते हो, आप उनको एनकरेज करोगे कि आप एक लाइन खुद से भी लिखो कि ही इज़ माई फेवरेट टीचर, ही इज़ माई बेस्ट टीचर, शी इज़ माई बेस्ट टीचर, ताकि वो एनकरेज हो। सिंपैथी एंड कॉपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर को हमेशा एक गॉड का दर्जा दिया जाता है, गुरु को, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपने स्टूडेंट से सिंपैथी भी होनी चाहिए एंड कॉपरेट भी होना चाहिए। डेमोक्रेटिक डीलिंग, यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको डांट लो, नहीं क्या है, क्यों ऐसे पूछ रहे हो, नहीं, एनकरेज करना, ओके मैं आपको ये चीज़ बाद में समझाऊंगी, या अभी समझा देती हूँ, या क्लासरूम के बाद। ये भी कंडीशंस आपकी सवाल एग्जाम में आती है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली का आंसर होगा कि आप सवाल पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद पूछो, बिकॉज ना तो वहाँ पे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ना तो स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होंगे। और या तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा सेशन भी रख सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हो, या टीचर के फ्री टाइम पीरियड में भी वो चीज़ें फिर से समझ सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप मोटिवेट ही नहीं हो पढ़ने के लिए, ज़बरदस्ती घर वालों ने स्कूल भेज दिए तो आप चीज़ें लर्न नहीं कर पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, अगेन एंड अगेन मैं इस पर फोकस दे रही हूँ। ये आता है लर्निंग बाय डूइंग, फ्रॉबल्स किंडरगार्टन, कि आप कोई चीज़ सीखते हो, कैसे सीखते हो, जब उसको करते हो। आपने सब्जी बनाना सीखा, आप उसको बना रहे हो तो सीख रहे हो। आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, तो इट मीन्स आप उसको सीख रहे हो। इट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है डांसिंग में, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स पूछने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में प्रैक्टिस लाएंगे। बट आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया आपको डांसिंग क्लास के लिए, तो आप क्या करोगे, हर बार एक कोने में खड़े हो जाओगे, बाकियों को ऑब्जर्व करोगे, जब टीचर 2-3 स्टेप सिखाएगा 2-3 स्टेप कर लोगे, दैट्स इट। प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग विद लाइफ, आपको कोई भी चीज़ है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपको कोई चीज़ सीखनी है उसको खुद के साथ कोरिलेट करो, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करो, अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करो, एग्जाम्पल्स क्रिएट करो। वो चीज़ें आपको बेटर वे में समझ भी आएगी, रिटेन भी आएगी, और वो लाइफ लॉन्ग होगी। अब यहाँ पे एक छोटा कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ माइक्रो टीचिंग। सिंपल एक सवाल पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग क्या है? ये टीचर्स ट्रेनिंग है, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। आपको बात याद रखना है, ये टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक सिस्टम है। ये क्यों बनाया गया था, क्या इसका पर्पस था? अभी देखो क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम खुद भी उतने एफिशिएंट होने चाहिए, हमें चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ किताबें लेके पुराने टाइम की तरह एक गाइड लेके नहीं पढ़ाना है, उसको बच्चे को इन्वॉल्व करना है, तो ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और फ्रूटफुल हो पाए और अच्छी हो पाए, इसलिए माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट आता है। माइक्रो टीचिंग का स्टैनफोर्ड में यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होता है, इसलिए इसको स्टैनफोर्ड टेक्निक्स भी कहते हैं। अभी किन के लिए होती है कि टीचर्स के लिए होती है। जब हम बीएड कर रहे होते हैं या कोई टीचर ट्रेनिंग हम कोर्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे टीचर्स को सिखाया जाता है कि क्लासरूम में बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इट मीन्स यहाँ पे कौन लर्नर है, टीचर्स ही सीख रहे हैं। तो ये सिंपल एक पूछा जाता है, माइक्रो टीचिंग इज टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग इज टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। जब यहाँ पे MAC लग जाएगा MI की जगह पे, तब वो टीचर्स क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी वो टीचर्स के पैनल के सामने ही पढ़ाते हैं, ताकि वो खुद सीख पाए कि कैसे हमें प्लान करना है और एक्ट करना है। ये चीज़ों को इफ़ेक्टिव बनाता है, फ्रूटफुल बनाता है, और जो टीचर्स अपकमिंग टीचर्स हैं वो क्या कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। अभी आपने देखा होगा 2014 के बाद बहुत सारे जो टीचर जो बिना बीएड के या बिना टीचर ट्रेनिंग के लगे थे, उनके लिए बहुत सारे ऐसे क्या हुई, ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए ट्रेनिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स, 10 डेज़ की वर्कशॉप,
1 डे की वर्कशॉप, 10 डेज़ की ट्रेनिंग, ऐसा ऐसा, या तो उनको स्पेशली ऑर्डर्स आए कि आपको क्या करना है, बीएड करनी है, सो दैट आप स्टूडेंट्स को और बेटर वे में क्या कर पाओ, पढ़ा पाओ। अब कुछ एक स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में जो मैं आपको बताती हूँ और आपको एक बार देखने भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान। कोई चीज़ हमने क्या करनी है टीचिंग में, प्लान करनी है। देन हम टीच करेंगे, पढ़ाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमने सही था कि नहीं। तो जो हमारा पैनल होगा वो हमें फीडबैक देगा। यहाँ पे फीडबैक चलती रही है क्योंकि जो हमारे वहाँ पे सीनियर्स होंगे वो हमें गाइड करेंगे, जो टीचर्स होंगे या प्रिंसिपल्स है कुछ भी, वो हमें गाइड करेंगे। फीडबैक चैनलाइज हो रही है। अब हम फिर से रीप्लान करेंगे, अगर हमने कोई चीज़ गड़बड़ की है फिर से पढ़ाएंगे और फिर से री ऑब्जर्व करेंगे कि हम सही है कि नहीं। और इस पूरी चैनल में क्या हो रहा है, जो भी हमारे टीचर्स है, वहाँ पे ट्रेनर्स हैं, वो हमें फीडबैक देते जाएंगे। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप पढ़ा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं अब सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, कोई तो होना चाहिए ना आपको, अच्छा बेटा इसको ऐसे प्लान करना है, ये लेसन इतना छोटा रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, यहाँ पे ये चीज़ें ही डिस्कस करना। तो फीडबैक यहाँ पे पूरे में कंटिन्यूसली चलती रहती है। प्लान, टीच, ऑब्जर्व, री प्लान, री टीच, री ऑब्जर्व, दैट इज द फिनोमेना। ये एक प्रोसेस है। ये मैंने आपको कुछ ही दिन पहले रिसेंटली आपका यूट्यूब पे भी ये वीडियो आई है। इन डिटेल पढ़ना चाहते हो वहाँ पे भी एक बार देख लो, और यहाँ पे समझना चाहते हो यहाँ पे भी मैं क्विक सा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, तरीके हैं, उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमेट्रिक। अब क्यों साइकोमोट्रिक है, अब यहाँ पे क्यों एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, क्योंकि इनके आगे स्टूडेंट ने जो कॉग्निटिव वाला है इसको फिर से रीअरेंज किए हैं। देन आपका आ जाता है अफेक्टिव एंड साइकोमोट्रिक डोमेन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इनके अपने पर्टिकुलर 3 ही कैटेगरीज है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। हम समझेंगे कॉग्निटिव, ऑब्वियस सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू माइंड, समथिंग रिलेटेड टू थिंकिंग, समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज। जहाँ पे हमारी नॉलेज, हमारी सोच, हमारा सीखने का तरीका सामने प्रकट हो रहा है, उस चीज़ को हम कॉग्निटिव कहते हैं। यहाँ पे नॉलेज, हम चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सीखा था ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो नॉलेज को क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, कंप्रहेंशन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। टीचर ने समझाया है कि मोरालिटी अच्छी होती है। एप्लीकेशन, अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब टीचर ने बोला है खुद से घर से एक खुद के अपने वर्ड्स में सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख के आओ, या अपने पेरेंट्स के बारे में लिख के आओ, या किसी बुक के बारे में लिख के आओ। मतलब जो चीज़ें आपने अभी सीखी है उसको क्या करना है, रियल टाइम में अप्लाई करना है। एनालिसिस मैंने आपको बताया, छोटे छोटे ब्रेक पार्ट्स में उसको क्या करना है, तोड़ के समझना है। सिंथेसिस, उन सभी पार्ट्स को जोड़ के समझना है। देन आपका आएगा इवैल्यूएशन। अब ऑब्वियस सी बात है, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि जो आपने सीखा वो सही सीखा, जो आपने सीखा वो क्या था, किस बारे में था, किस रिलेटेड था। जब हम पढ़ते थे बहुत बार ऐसा होता था कि हमें पता ही नहीं होता था ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती है, वर्ब क्यों पढ़ाया जा रहा है, नाउन क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या यूज़ है, क्या रिलेट है। बट अभी हम फोकस देते हैं स्टूडेंट्स पे कि जब अगर वो वर्ब पढ़ रहे हैं या एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही है। अभी मैंने आपको पहले बताया था, इनके स्टूडेंट थे एड्रिसन एंड डेविड क्रैथहोल, जिन्हें रीअरेंज किया था कॉग्निटिव जो इनका डोमेन था। ये कहते हैं पहला रिमेंबरिंग, चीज़ों को सोचना, समझना, याद करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, क्रिएटिंग करना। क्रिएट भी करते हो, आपने एक बार समझ लिए किस वर्ड के क्या यूज़ है, ब्यूटीफुल, आप एक सेंटेंस बनाते हो, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ हंग्री, शी इज़ एंग्री, शी इज़ थर्स्टी। आपने एक बार सीख लिया वर्ड्स को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, तो आप रिक्रिएट करोगे, आप खुद से भी क्या करोगे, क्रिएशंस करोगे। हम अब दूसरे डोमेन की बात कर रहे हैं। हम किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, जिन्हें 3 एरियाज दिए थे। पहला हमने समझने कॉग्निटिव,
उसके बाद उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रीअरेंज किया है कॉग्निटिव को। अब हम सेकंड वाला समझ रहे हैं, दैट इज आपका अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पे बात होती है कोऑपरेशन की, प्यार की, टॉलरेंस की, फैलो फीलिंग्स की, अच्छी फीलिंग्स की। अब टीचर आपके साथ फ्रेंडली है, टीचर चाहता है कि आप चीज़ें समझो। टीचर सिर्फ उसको एज अ सैलरी एस्पेक्ट से अपनी टीचिंग को नहीं देख रहा कि मेरा तो क्या ही है, पैसे कमाने का मकसद है, दैट्स इट। नहीं, टीचर आपके साथ रिलेट कर रहा है। टीचर चाहता है कि आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनो, आप चीज़ों को समझ पाओ, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आप कोई भी बैड हैबिट्स में ना पड़ो। तो वो आपके साथ क्या रख रहा है, सिंपैथी रख रहा है, प्यार रख रहा है, टॉलरेंस रख रहा है, कॉपरेशन रख रहा है, आपके साथ फीलिंग शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसीविंग, आप सुनने के लिए विलिंग हो। कोई कुछ भी बोले जा रहा है, आप विलिंग ही नहीं हो सुनने के लिए, आप क्या करोगे, आपको नींद आएगी, आगे कॉपी छुपा दोगे और नींद कर रहे हो। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग, ऑब्वियस सी बात है, तभी रिस्पॉन्ड करोगे जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट ले रहे हो उस लर्निंग में। आपको जब पता ही नहीं कुछ तो रिस्पॉन्ड क्या करोगे, टीचर आपसे कुछ पूछेगा, आप हाथ खड़ा करके बोल दोगे नहीं आता है। अगर टीचर गुस्से वाला होगा तो आपको पीट देगा, नॉर्मल होगा तो बोलेगा बैठ जाओ अगली बार करके आना। ठीक है, दैट इज द थिंग, यही चीज़ें होती है प्रैक्टिकली। वैल्यूइंग, आप विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, आप उसको विलिंगनेस हो और इन्वॉल्व भी हो चीज़ में। ऑर्गेनाइज करना और कैरेक्टराइजेशन कि एक बच्चे का, एक बंदे का कैसा बिहेवियर है। बिकॉज जितना अच्छा, जितना लर्नर का एक बिहेवियर लर्निंग की तरफ होगा, वो उतना अच्छा क्या होगा, लर्न कर पाएगा। अब यहाँ पे साइको एंड मोटर, मतलब यहाँ पे क्या है, आप चीज़ें सीख रहे हो, ऑब्वियस है आप सीख रहे हो, लेकिन हम फिजिकली भी आपको सिखा रहे हैं ताकि क्या होगा कि वो चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कर पाओ। इमिटेशन, आपका टीचर ड्राइंग करना सिखा रहा है, वैसे टेक्निक्स यूज़ करके ड्राइंग सीख रहे हो। मैनिपुलेशन, टीचर ने ब्लैक और रेड यूज़ किए होंगे कलर, आप रेड और ग्रीन यूज़ कर रहे हो, मतलब मैनिपुलेट भी कर रहे हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। प्रिसीशन भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस इंक्रीज भी करते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है। आर्टिकुलेशन, जहाँ भी आपको लगता है कि यार नहीं एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिस चाहिए, वहाँ पे अपना क्या देते हो, ज़्यादा एम्फेसिस देते हो। अब आपको पता है कि आपका जेआरएफ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, आपका नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अगर आप पहले 3 से 4 घंटे पढ़ रहे थे या 4 से 5 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप क्या करोगे, 8 से 10 घंटे पढ़ोगे या 10 से 12 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को रिवाइज करना, क्विक रिविजन करना। नेचुरलाइजेशन, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने कोई चीज़ें सीख ली, आपको स्टार्टिंग में कलर्स की नॉलेज नहीं थी, अब आपने सीख लिया, ड्राइंग भी आ गया, आप आराम से चीज़ों को खुद कर पाओगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, नई नई चीज़ें ड्रॉ करोगे, नई नई चीज़ें बनाओगे, क्योंकि वो अब आपकी, आपने वो चीज़ें क्या है, सीख ली है, आपको वो चीज़ें समझ आ गई है। अब हमने ब्लूम्स अच्छे से समझ लिया, अब हमारे पास फिर से क्लासिफिकेशन है, दैट इज जिसको हम कहते हैं गैंग एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इन्हें सिंपल वे में क्या किया है, डिफाइन किया है, डिवाइड किया 5 एरियाज में। इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिलेटेड टू माइंड, पहले आपको बताया, कंसेप्ट समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल लेवल की टेक्निक्स, रिमेंबरिंग, अपने थॉट प्रोसेसेस वगैरह को देखना। वर्बल इंफॉर्मेशन, जो आपने बोल के सीखते हो। मोटर स्किल्स, जो आपने अपनी बॉडी जहाँ पे यूज़ की, जैसे साइकिलिंग किया है या जैसे आपने फार्मिंग की, कोई भी ऐसी चीज़। एटीट्यूड, आप कैसे उस चीज़ से सेल्फ एक्लाइज हो रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कैसे सीख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, किन की टेक्निक थी ये, गैंग एंड ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन थी। 5 एरियाज में इन्हें डिवाइड किया था। इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एरिया समझाऊंगी, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं सारे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने इसमें पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको मैक्स टू मैक्स में चीज़ें बता पाऊँ। इस एक अकेले डायग्राम में मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले जो देखो ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिया होगा बहुत बार, क्योंकि ऑप्शंस में आ जाता है, टीचर सेंटर्ड, मिक्सड स्ट्रैटेजीज एंड देन लर्नर सेंटर्ड। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर जिसमें कंट्रोल करता है, कुछ ऐसी है जो दोनों ही जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लर्नर भी और टीचर भी, और कुछ होती है लर्नर सेंटर्ड, जिनका मेन फोकस होता है कि बच्चा सीख पाए, बच्चा समझ पाए।
यहाँ पे लार्ज ग्रुप मेथड्स होते हैं, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ इंडिविजुअलाइज मेथड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से पढ़ रहा है, अपने हिसाब से समझ रहा है। स्मॉल ग्रुप्स छोटे छोटे डिविजन्स किए होंगे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बड़ी क्लासरूम्स होती है, लेक्चर देंगे टीचर, टीम टीचिंग होगी, टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन होगी। तो ये क्या आ गया? टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। टीवी और वीडियो देख के बच्चों को लगता है कि लर्नर सेंटर्ड है, नहीं, क्योंकि वो एक आपका पर्टिकुलर फोन पे नहीं आप देख रहे हो, वो आपको वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है। स्मॉल ग्रुप मिक्सड स्ट्रैटेजीज क्या आ जाएगी? ग्रुप डिस्कशंस आ जाएंगे, सेमिनार आएंगे, पैनल आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आते हैं, प्रोजेक्ट आता है, ट्यूटोरियल्स आते हैं, केस स्टडी आता है, रोल प्ले आता है, सिमुलेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। इनमें दोनों ही चीज़ों के गुण आ जाते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है इंडिविजुअलाइज्ड और टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, जैसे आपने ट्यूशन्स लगाए, आपको असाइनमेंट्स मिली, प्रोजेक्ट वर्क मिला, आपको मिला है कि आपको एनवायरनमेंट का पर्टिकुलर जो बर्ड्स है या किसी चीज़ पे अपने से बना के आना है, देख के आना है। केस स्टडी, किसी चीज़ को आपको पुरानी चीज़ को समझना है, देखना है, उसकी हिस्ट्री देखनी है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसमें आपको खुद करने। कंप्यूटर असिस्टेड आपने ले लिया, एमसीक्यूज है आपके पास, खुद सॉल्व करते जा रहे हो, कंप्यूटर आपको खुद आंसर दिखाता जा रहा है। तो ये आपके लिए बनाया गया और आपके लिए। इंटरेक्टिव वीडियो, इंटरेक्टिव देखो यहाँ पे सिंपल वीडियोस थी, इंटरेक्टिव वीडियो की आप सवाल पूछ रहे हो, आपको जवाब मिल रहे हैं। ओपन लर्निंग, मैंने डिस्टेंस लर्निंग या बाकी चीज़ें आपको बताई। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपके पास अपना भी फ़ोन वगैरह है, बाकी चीज़ें। ह्यूरिस्टिक मेथड, मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ, और आगे जाके यहाँ पे मैंने फिर से ये अलग से भी डाला है। ये है कि खुद से आप चीज़ों को सॉल्व करते हो, उस मेथड को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। सिंपली पहला, सेमिनार। सेमिनार होता क्या है? ये ग्रुप डिस्कशन है, जहाँ पे क्या होगा, वन ट्रेनी होंगे या बहुत भी हो सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आपको ध्यान रखना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। समझ लो हमारा विषय है वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन, तो हमारी जो पूरा ग्रुप डिस्कशन है वो किसके बेसिस पे होगा? वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। पैनल डिस्कशन क्या होता है? एक पैनल होती है जिसमें आपके 6 to 8 लोग होंगे, जो क्या होंगे, प्रॉपर तरीके से गाइड होंगे, एंड इनफॉर्मल डिस्कशन होगी बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। फॉर एग्जाम्पल, एक पैनल डिस्कशन है जो क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही है, एक पैनल है वो डिस्कस कर रही है, किसके बारे में डिस्कस कर रही है? क्लाइमेट चेंज पे। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग है। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई टीचर लर्निंग में बहुत अच्छा है, कोई टीचर मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, तो हम उस टाइम पे अपना ब्रेन स्टॉर्म करते हैं। क्रिएटिव ग्रुप वर्क इन विच द ग्रुप मेंबर्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़। अच्छा, अब जैसे हम घर में भी जब हमें कोई चीज़ प्लान करनी होती है, 5-6 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, अच्छा ये आइडिया बेटर रहेगा, ये आइडिया बेटर रहेगा, नहीं ये आइडिया बेटर रहेगा, उससे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? हम सभी को पता है क्या है ये। आ, आपको कोई भी चीज़ दी होगी, आप सपोज करना है कि आपको कोई विषय है एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक चेंज, तो उसके बारे में आपको खुद से सर्च करना है, एनालाइज करना है, आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसको क्या कहेंगे? सिंपल मैनर में प्रोजेक्ट मेथड। अभी इसमें और भी चीज़ें वो बताती हूँ। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग क्या है? ऑब्वियस सी बात, आपने देखा होगा झांसी की रानी का रोल प्ले करते हैं, आप अकबर का रोल प्ले कर रहे हैं, आप शिवाजी का रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स को, कि ताकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रियलाइज करें, एनालाइज करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, रिमेंबर करें, टीचर उनसे रोल प्ले करवाता है। या तो फिर क्या होगा, वो पर्टिकुलर क्लास तक रोल प्ले होगा कि आप अभी ये रोल प्ले करो, या कभी कोई स्कूल में फंक्शन होगा वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने के लिए देंगे, ताकि वो चीज़ें बहुत बेटर वे में क्या हो पाए, लर्न हो पाए। ड्रामेटाइजेशन, तरह से ड्रामा तरीके से चीज़ों को सिखाते। सिमुलेशन क्या होता है? एक कंडीशन क्रिएट करनी है, जैसे आपने अपना एनवायरनमेंट स्कूल का बहुत क्लीन रखना है, साफ रखना है, जिनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई है उन लोगों की फ़ोटोज़, एपीजे अब्दुल कलाम, बाकी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें लिख के रखनी है, खुद भी उस चीज़ को परफॉर्म करना है। तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, सीखेंगे, और उनके मन में भी जज्बा होगा कि हम भी कुछ अच्छा करें। डिमॉन्स्ट्रेशन का सिंपल मतलब होता है बताना, दिखाना। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आपको टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, फ्लो चार्ट्स दिखा रहा है। फ्लो चार्ट्स क्या होता है? पूछ लिया जाता है। आप सिंपली एक चार्ट आता है, उसमें क्या करेंगे
कि टीचर्स आपको अलग अलग कार्ड्स दिखाएंगे। अच्छा, ये रेड लाइट है, ये येलो लाइट है और ये ग्रीन लाइट है। रेड लाइट पे हमें क्या करना है, जब रेड आएगा तो हमें स्टॉप, मतलब, और येलो आएगा तो प्रिपेयर होना है कि अब भाई स्टॉप होने वाला है, और ग्रीन गो, गो मतलब ग्रीन, ठीक है, जाना है, ठीक है, अब हम फ्री है। तो ये क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग सबसे बेस्ट टीचिंग होती है, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट अपने लेवल पे चीज़ें समझ चुका होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। आपने स्टूडेंट को एक बार से अलग अलग वर्ड्स सिखाए, अब वो खुद से उन पे सेंटेंस बनाएगा, जैसे शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ लर्निंग, शी इज़ डांसिंग, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ कुकिंग, शी इज़ ईटिंग। अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इस मेथड के बारे में अभी हमारी बात हुई थी, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड। सबसे पहले पूछा जाता है अक्सर कि ये मेथड किसने दिया है। ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, जिन्होंने एक रिसर्च की थी, एक पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को उन्होंने ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड की। यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्टूडेंट्स को खुद ही अपने सॉल्यूशंस ढूंढने दो। अभी देखो, बहुत सारे, मैं आपको इसका एक अच्छा मेथड बताती हूँ। ब्लॉगर्स होते हैं। अब ब्लॉगर्स को किसी ने पकड़ के थोड़ी बोला है भाई चलो ब्लॉगर बनो, खुद से ये एक स्टार्ट हुआ है कि लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, वो खुद से सोल्यूशंस देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो खुद रखेंगे, वहाँ जाते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो क्या आ गया, ये ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे हम खुद से चीज़ें डिस्कवर करते हैं। सिखाई सिखाई देखी देखी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकली हम खुद से चीज़ों को निकालते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग 2 बार सवाल पूछा गया है। ये टर्म ऑरिजिनेट हुई थी यूएसए में। इसका मतलब होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फेस टू फेस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। जैसे आजकल आपने देखा, कोविड के बाद तो लगभग सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, फेस टू फेस लर्निंग हो रही है, आप कॉन्फ्रेंसेस ले रहे हो, उसको बोलते हैं हम ब्लेंडेड लर्निंग। ये क्या है, कम्बिनेशन है मल्टीपल अप्रोचेस का। यहाँ पे पेडागोजिक भी है, एंडोगोजिकल भी है, एक अच्छा टीचिंग मेथड्स है, और यहाँ पे लर्नर जो है एक अच्छे वे में सीख पा रहे हैं। याद रखना आपको ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। स्वयं प्रभा बहुत 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 इंपॉर्टेंट, दी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्या है, ये ग्रुप है 32 डीटीएच चैनल्स का, जो डिवोट की जाती है टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम। 24 घंटे चलता रहता है। आप ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट ने स्वयं कुछ, स्वयं प्रभा है ये, और एक स्वयं आता है। स्वयं के अंदर क्या आता है कि आपके कुछ ऐसे हायर एजुकेशन में भी आपके कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप आराम से ले सकते हो, कहीं पे भी, 1 साल के, 6 महीने के, आप घर से ऑनलाइन बैठ के भी ले सकते हो, या आप किसी, जो भी इंस्टीट्यूट आपके सामने होता है वहाँ से भी कनेक्ट होते हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स होती है यहाँ पे, 3 मंथ्स कोर्स होते हैं, 6 मंथ्स कोर्सेज होते हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है। तो स्वयं प्रभा इसी के अंदर एक ग्रुप है 32 DTH चैनल्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग 4 घंटे के पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है रिलेटेड। अब इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, पहले आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये कहाँ से अप्लीकेंट होता है, दैट इज़ BISAG गांधीनगर। इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ें यूज़ होती है कंप्यूटर्स की, जैसे NPTEL होता है, UGC है, इसमें हमारा भी आता है, CEC, इग्नो है, NCERTs है, NOS है। इसमें सभी तरीके का कोर्सेज की प्रिपरेशंस, या हायर एजुकेशन के लिए या कम्पिटिटिव्स के लिए सारी ही चीज़ें बेटर वे में स्टूडेंट्स को, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जो आपको पता है कि जो DD न्यूज़ वगैरह है वो केबल हो नहीं हो फिर भी आती है, तो वहाँ पे भी ये कुछ चीज़ें चलती रहती है। हायर एजुकेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चों को प्रिपेयर करते हैं अपने उनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, इंजीनियरिंग में, हर चीज़ की क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और टॉपिक्स रिवाइज करते हैं, टॉपिक्स पढ़ाते हैं। स्कूल लेवल में ये किन का होता है, आपको ध्यान रखना है, 9 to 12 लेवल्स, जो 9 से 12 साल के बच्चे होते हैं, या वो कॉम्पिटिटिव्स के लिए आगे जा रहे होते हैं। करिकुलम बेस्ड थ्रू मीट एंड नीड्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड अब्रॉड। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं, पर्सनालिटी कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, और असेस करते हैं बच्चों को, 11th-12th के बच्चों को, अगर उनको आगे कॉम्पिटिटिव्स के लिए पढ़ना है कि क्या सब्जेक्ट्स बेटर रहेंगे, क्या कोर्स वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें उनको ज़्यादा बेटर होती है। आप, आई होप कि आपको स्वयं प्रभा अच्छे से समझ आ गया। अच्छे से इसको फिर से रिवाइज करना,
और अगर आपको मेरी वीडियो वॉल्यूम स्लो लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यूट्यूब में फास्ट करने का ऑप्शन होता है, और आपको ठीक लग रहा है इतनी स्पीड तो आप इसको नॉर्मल में ही रखते हो। अगर आपको लग रहा है तो आप उसको 1.2, 1.5, 1.7 व्हाट्सएवर आपको ठीक लगता है। अब एक सिंपल है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग क्या होती है, जहाँ पे हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो बहुत फार फ्लंग है, जहाँ पे हर जगह हम टीचर्स की नहीं टीचर्स नहीं हो सकते। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा कि मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम कॉलेजेस, हर चीज़ बंद थी, तो वहाँ पे हमने आईसीटी के बेसिस पे तो मोस्टली पढ़ाना स्टार्ट किया। यहाँ पर मेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, सीडीज़ के थ्रू, जहाँ भी जो भी ठीक लगता है। अब बहुत सारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डेड लेसन्स होते हैं, बच्चों को वो सिखाए जाएंगे रेडियो की हेल्प से, कंप्यूटर्स की हेल्प से। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आईसीटी बेस्ड टीचिंग। अब आईसीटी बेस्ड लर्निंग को भी हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। जनरली सीबीटी एक ई लर्निंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, ट्रीटेड एज साइनोस, बट सीबीटी इज ओल्डर टर्म डेटिंग, ये पहले है, क्योंकि देखो ना स्टार्ट में हमने किया कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, तब हम बस इंटरनेट नहीं था, ईमेल्स का कंसेप्ट नहीं था, बाकी तरीके नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता जितना हम आगे डेवलप हुए उतना ऑनलाइन होने लगा, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, ऑनलाइन टीचिंग होने लगी, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, तो ये सब चीज़ें भी हमने इंक्लूड कर दी। तो कभी आपसे सिंपली पूछा गया हो लर्निंग होता क्या है, एक सिंपल है, एक प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती थी उससे पहले आपका एक बिहेवियर था, उसके बाद जब वो चीज़ आती है उसके बाद दूसरा बिहेवियर। इट मीन्स क्या है, वो एक चेंज ऑफ बिहेवियर है जो रिजल्ट होता है एक्सपीरियंसेस से। आपने चीज़ें कोई सीखी, कोई समझी, कोई ध्यान में दी, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। आपको पता है मॉरल वैल्यूज़ और गुड, आपने वो चीज़ समझ ली है, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि अच्छा अच्छा करने की। अपने स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड सीखते हो लर्निंग में, अपनी जो भी लर्निंग प्रोसेस है आपकी। इम्पॉर्टेंट ये कुछ पूछे जाते हैं आपसे। लर्नर ऑब्वियस सी बात है जो सीख रहा है, स्टिमुलस उसको सिखाने के लिए जो एनकरेज करना है, इंटरनल कंडीशन उसका एटीट्यूड, वो रेडी है पढ़ने के लिए नहीं, उसका कितना मन है पढ़ने के लिए, रिस्पॉन्स कि एक बच्चा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। और इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जो लर्निंग के रिलेटेड पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है, सो ध्यान में देना। रिसेप्शन होता है चीज़ों को रिसीव करना, देन रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी, आपने वो चीज़ सीखी है, समझी है, अब आप उस पर खुद का रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हो। सीमेटिक एनकोडिंग होता है रिस्पॉन्ड करना। आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म, अब वो परफॉर्म कर रहा है। रेनफोर्समेंट होता है फीडबैक, बहुत अच्छा, वेल डन, स्टार देना बच्चे को, गुड, अप्रिशिएट करना, उसके क्लैपिंग करना, उसको आप कभी कभी टॉफ़ीज़ या कुछ भी दे सकते हो, या रिवॉर्ड्स देना, प्राइज़ देना। रिट्राइवल एंड रेनफोर्समेंट, आप उसको बोल रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए भी और फीडबैक भी दे रहे हो। जर्नलाइजेशन, मोर प्रैक्टिस ऑफ वैलिड प्रॉब्लम्स एज टू इंक्रीज रिटेंशन, आप क्या करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को उसका प्रैक्टिस करवाते हो ताकि वो लाइफ में अच्छे से कर पाए और चीज़ों को अच्छे से चीज़ों, जैसे हम मैथ प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जाम्पल्स को, सभी चीज़ों को सॉल्व करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम आए, किसी भी प्रकार का सवाल आए तो आप आराम से कर पाओ। एक और टर्म है फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट। फील्ड इंडिपेंडेंट वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अकेले रह के काम करना पसंद करते हैं, उनको असाइनमेंट्स दे लो, कोई बुक दे दो सेल्फ लर्निंग की, वो खुद से चीज़ों को ढूंढना पसंद करते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स पर डिपेंड होते हैं, हर चीज़ टीचर से पूछ के या टीचर की हेल्प लेते हैं। और फील्ड इंडिपेंडेंट हमेशा खुद से चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। रिफ्लेक्टिव एंड इम्पल्सिव, रिफ्लेक्टिव लर्नर्स वो होते हैं जो क्विकली आंसर नहीं देते, चीज़ों को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, फिर आंसर देते हैं। इम्पल्सिव उनको आए या ना आए वो क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं। विजुअल लर्नर्स होते हैं जिनको देख के चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, जिनको आप कलर पिक्चर्स दिखाओ, ब्राइट पिक्चर्स दिखाओ, सिमेट्री में चीज़ें ऑर्गेनाइज करो, उनको अच्छा लगेगा। ऑडिटरी होते हैं जिनको सुन के अच्छा लगता है, वो म्यूज़िक के थ्रू या किसी राइम के थ्रू या बोल के चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करते हैं और सीखते हैं। मॉडल लर्नर्स होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, आप उनको ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली करने के लिए दो, ड्राइंग बनाने के लिए दो, कोई चीज़ें अरेंज करने के लिए दो, कुछ क्लासरूम में कोई चीज़ें क्रिएट करने के लिए दो, वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और क्लासरूम स्टाइल लर्नर्स में और भी चीज़ें होती है जैसे इंट्यूटिव, जो इनसाइड चीज़ें एकदम उनके इंट्यूशंस होते हैं, उनको अपने आप में वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग फील होती है।
इंडक्टिव जो फैक्ट से क्या होता है जनरलाइजेशन पे आता है। डिडक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया जहाँ पे जनरलाइजेशन से फैक्ट आता है, फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट्स। रिफ्लेक्टिविटी होती है आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो। अब मैंने अच्छा क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, क्या मैं अपनी पढ़ाई सही से कर रही हूँ, क्या जीआरएफ क्वालिफाई होगा, क्या ये चीज़ें करने से जीआरएफ होगा, वो आप खुद से बात कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खुद से इनवर्ड होके बात कर रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा, इंट्रोस्पेक्शंस। अब एडोलसेंस लर्नर, एडोलसेंस हमें पता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टाइम है। ये कैसा टाइम है, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज हो रहा है, माइंड चेंज हो रहा है। हम एक ऐसी स्टेज में जहाँ पे हम ग्रो हो रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब एडोलसेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली एडोलसेंस, मिडल एडोलसेंस एंड लेट एडोलसेंस। 10 to 12, 12 to 16, 16 to 19। पहले हम थोड़ा थोड़ा बॉडली चेंज हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होना और प्राइवेसी हमें चाहिए। दूसरे में हम स्किल एक्योर कर रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, हम एक स्ट्रेस सा फील करते हैं। देन हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा अब अपने कैरियर के ओरिएंटेड और चीज़ें समझ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे में डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले अब एडल्ट लर्नर्स, हमें पता है एडल्ट लाइफ इज़ बिजी, एडल्ट्स आर बिजी। इट मीन्स जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, ये यहाँ पे इनको कोई टीचर नहीं बोल रहा है कि आपने पढ़ना है, यहाँ पे खुद से इंटरेस्टेड है। जैसे ओपन लर्निंग स्कूल्स में है, या ग्रेजुएट है, या मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी, ये खुद से चाहते हैं, इनको एजुकेशन पसंद है, इनको अपनी लाइफ में कुछ गोल्स है, इनकी लाइफ में कुछ इनको कुछ अचीव करना है, ये कोई फोर्स नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, ये खुद से चाहते हैं। तो ये मैच्योर होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और एक्सपीरियंसड होते हैं। यहाँ पे कुछ एडोलसेंस एंड एडल्ट्स का है, या आप ही की बुक से मैंने निकाला है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफरेंस आ जाता है। एडोलसेंस क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं टीचर पे। जो लेकिन एडल्ट होते हैं वो खुद सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास एक्सपीरियंसेस कम होता है, लेकिन एडल्ट लर्नर्स के पास एक्सपीरियंस अच्छा आ चुका होता है। ये अभी स्ट्रेस की लाइफ में जी रहे होते हैं, वो थोड़ा सा स्टेज लाइफ में गोल ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं, ये थोड़े से बेचारे क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, अभी डरे डरे सहमे सहमे होते हैं, इनको कभी कभी लगता है कि जजमेंटल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कोऑपरेटिव होते हैं, रिलैक्स होते हैं, म्यूचुअल होते हैं, और अब ये लाइफ में थोड़ा अच्छा एक स्टेज पा चुके होते हैं। देन डायग्नोसिस क्या हो सकता है एडोलसेंस का, आपने क्या करना है, एक अच्छा टीचिंग सिस्टम लाना है। और एडल्ट में क्या होता है, फैसिलिटेट करना है। आप अगर आपसे बच्चा पूछने आ रहे हैं, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट, तो आपने उसको प्रॉपर केयरफुली प्यार से हैंडल करना है। यहाँ पे क्या है कि आपका क्या है, कंटेंट प्लान्स, फिक्स्ड कोर्सेज, सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे आप उसके हिसाब से, एक बच्चे के हिसाब से क्या कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो। देन देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा से एग्ज़ाम्स लेते हैं। क्यों एग्ज़ाम्स लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इवैल्यूएशंस होती रहे। अब इवैल्यूएशंस क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या पता चलता है कि बच्चा क्या जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो चीज़ें वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। डिज़ायरेबल कैरेक्टराइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन क्या होती है, सबसे पहले कंप्रहेंशन हमेशा चलती रहती है। चाइल्ड की डेवलपमेंट, मैंने बच्चे का नाउन सिखाया, क्या उसको नाउन समझ आ रहा है, वर्ब सिखाया, क्या उसको वर्ब समझ आ रहा है, और कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, आपका क्लास टेस्ट हो रहे हैं, आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपसे कोई बाहर एक इंसान पूछ लेता है कुछ, आपका जो ये टेस्ट है, इवैल्यूएशन है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है, सिर्फ एग्ज़ाम्स तक बेस्ड नहीं होती है। देन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये बहुत 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 बार पूछा जाता है, तो मैं आपको ये एक बार बता देती हूँ। प्लेसमेंट होता है जो स्टार्टिंग में होता है, जैसे आपने कभी एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो हमेशा ध्यान रखना वो प्लेसमेंट है। जॉब इंटरव्यू देना है, वो प्लेसमेंट एवोल्यूशन, आपने पेपर स्टार्टिंग में ही देना है। फॉर्मेटिव यूनिट टेस्ट वगैरह कंटिन्यूअस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, क्योंकि आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं, ये सब फॉर्मेटिव में आएगा। डायग्नोस्टिक, जब आपको लगता है कि स्टूडेंट को हमें कुछ चीज़ों में सुधारना है, या कुछ चीज़ों में हमें क्या करना है, उसकी कुछ गलती है वहाँ पर ठीक करना है, डायग्नोज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होएगा। स्यूमेटिव होता है एक्सटर्नल, खत्म। अब आपने 11th क्लास कंप्लीट कर दी, 12th में जाना है, तो आपका फाइनल ईयर एग्जाम होगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा भाई अब आप 11th में पास्ड हो तो आपका फाइनल ईयर एग्जाम है, दैट इज स्यूमेटिव। याद से याद रखना है, प्लेसमेंट वाला आपका होता है स्टार्टिंग वाला, जब एंट्रेंस वगैरह देते हो या जॉब इंटरव्यूज। फॉर्मेटिव कंटिन्यूस होता है, इंटरनल एग्जाम, क्लास टेस्ट सब। डायग्नोस्टिक, जब किसी चीज़ को डायग्नोस करना है। एंड स्यूमेटिव, बहुत आराम से एंड पे जाके, जब आपके 11th के फाइनल ईयर एग्जाम हो गए, 12th के फाइनल ईयर एग्जाम हो गए, जब आपका देखा जाता है आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, वो हो गया
जो आपका स्यूमेटिव। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, हम जब भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो हम क्या करते हैं, कुछ अप्रोचेस यूज़ करते हैं, हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे हम प्रोजेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम क्या करते हैं, बच्चों को हम बुक्स से समझाते हैं, न्यूज़पेपर्स से समझा रहे हैं, मैगजीन से समझा रहे हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, समझ लो कि हमने बहुत बड़ा गत्ते का पीस लिया, उसको कलर अच्छे से किया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, 4 से 6, 6 से 8 पीसेस में। अब बच्चे को एक स्टोरी लेवल पे सिखाओगे कि चलो एक क्रो था, ठीक है, उसके बाद क्रो उड़ रहा था, देन तीसरे में दिखाओगे कि वो पानी उसको चाहिए था, देन उसको एक गड़वा मिल गया, गड़वे में उसने देखा कि पानी कम था, नीचे पत्थर थे, अब उसने दिमाग लगाया, थिंकिंग की, उसमें पत्थर डाल दिए, पानी ऊपर आया, उसने पानी पिया और चला गया, ठीक है। और इसका क्या मॉरल बन गया, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो ये क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच है। आप उसके स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आप बच्चों को अलग तरीके से मैडिफाई कर रहे हो, उसके हिसाब का जो चीज़ उसको समझ आती है। उसको ड्राइंग अच्छी लगती है, ड्राइंग कराते कराते आप उसको कैलकुलेशन समझा रहे हो, कैलकुलेशन समझाते समझाते आप उसको हिंदी की कोई पॉइंट्स सिखा रहे हो। आपको बच्चे को दिखाना भी नहीं है कि उसको सिखा रहे हो, और आप उसको सिखा भी चुके हो, देन यू आर अ गुड टीचर। सिर्फ आप बुक्स से कन्फाइंड हो, यू कैन नेवर बी अ गुड टीचर। देन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड, बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड है एंड कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, जैसे फिल्म्स हो गई, स्लाइड्स हो गई, ओवरहेड प्रोजेक्टर होंगे, एडिस्कोप भी होता है, वीडियो प्रोजेक्टर्स होंगे, फिल्म होंगे, ग्राफिक्स होंगे आपके, ये नॉन प्रोजेक्ट्स में आएंगे। आपके डिस्प्ले बोर्ड, आपको पता है ब्लैक बोर्ड होते हैं, वाइट बोर्ड होते हैं, फैनल बोर्ड क्या होते हैं, ये आपने देखो जो बीएड टीचर्स वगैरह करते हैं, वो ब्लैक कलर का एक मोटा सा कपड़ा होता है, थिक, वो रोल करते हैं, उसमें वो जो अपने जितने भी उनके टारगेट्स होते हैं या जो स्कूल में उनको पढ़ाना है उस चीज़ को मेंशन किया जाता है, उसको फैनल बोर्ड कहते हैं, पोस्टर्स वगैरह सब कुछ। अभी आपका डिस्प्ले बोर्ड में ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, आपने देखा जहाँ पे नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4, या एक टैग टाइप के दिए होते हैं, वो होते हैं 3D मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, आपने क्या करना है, आप ग्लोब दिखा रहे हो तो आप क्या करोगे, ग्लोब का एक पिक्चर या मॉडल क्रिएट करके लाओगे, वो 3Ds होंगे। ऑडियो सुनने वाला एक्टिविटी आप खुद से कुछ करोगे, या फील्ड ट्रिप होगी, एक्सपेरिमेंट होगा, रोल प्ले करोगे, तो ये आपके नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होगी। इस चार्ट को बहुत बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इस चार्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं। देन आपका है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा हमें चीज़ें याद रखने के लिए माइंड मैपिंग सबसे पहले कहाँ पर टॉनी बर्स 1916 में यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा, बीच में कोई चीज़ होगा, जैसे समझ लो कि हमें सेटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, बीच में जो मेजर सेटेलाइट है उसके बारे में लिखा होगा, उसका इन्वेंशन लिखा होगा, उसके साइड में दूसरा कनेक्ट लिखा होगा, तीसरा उसके साथ कनेक्ट करके एक ट्री टाइप में, इसको ट्री मैप भी बोलते हैं। आप ट्री टाइप में भी चीज़ों को करते हो, या जैसे हमने फैमिली ट्री बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। फैमिली ट्री क्यों बनाते हैं, ताकि पता चले कि ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर पेरेंट्स है, फिर हम हैं, ठीक है, एक लेवल उनके अंदर क्रिएट हो बच्चों के अंदर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से तो सिर्फ सवाल नहीं, ये आपको रियल लाइफ में भी हेल्प करेगा, अगर उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, स्टिल ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दैट इज डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब ये क्या मानते हैं, डेल्स कॉन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सिंपल वे में आपको बताती हूँ। ये मानते हैं हमें 10% याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, 10% हमें याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, 20% हमें वो याद रहता है जो हम सुनते हैं, 30% हमें वो याद रहता है जो हम देखते हैं, इट मीन्स बढ़ते जा रहे हैं, और 50% जो हम चीज़ें देख भी रहे हैं और भी सुन भी रहे हैं, और 70% जो हमने देखा और कहा भी और लिखा भी खुद की हैंड राइटिंग में। यहाँ पे खुद की हैंड्स का बात हो रही है, किसी की प्रिंटेड हैंड नोट्स नहीं है। और 90% जो हम करते हैं, देखते हैं और परफॉर्म करते हैं। ये मानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हम खुद से प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होती है। तो आप फिर से देख सकते हो, कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली वो 10% याद रहेगी, 20% जो हमने चीज़ें सुनी, 30% जो चीज़ें देखी, और 50 जो सुनी भी और देखी भी, 70 जो सुनी देखी और लिखी भी, जहाँ पे हम खुद भी लिख रहे हैं उन चीज़ों को एनालाइज करके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कि खुद एक्सपीरियंस करो, गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस।
रियल एक्सपीरियंस में आप चीज़ों को सबसे बेटर सीख सकते हो। और सबसे लाइन भी यही याद रखनी है, रियल एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा लर्निंग इन्वॉल्व होती है। और ये किसने दिया था? डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। कॉन क्यों बोला था? क्योंकि उन्हें कॉन हायरार्की में एक स्टेप बाय स्टेप में इसको समझाने की कोशिश की है। स्कॉलरिट असेसमेंट क्या होता है? अब बहुत एक स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट होता है जहाँ पे हम लर्नर की एकेडमिक्स, परफॉर्मेंस, बाकी सब चीज़ें, उसके सब्जेक्ट की नॉलेज, वो कैसे जानता है, क्या चीज़ें उसको आती है, क्या टेक्निक्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती है जब आप पीएचडी लेवल पे आते हो या आपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद कोई कोर्स किया है। तो यहाँ पे एक पूरा इन्हांस वे में देखा जाता है एक लर्नर कितना सफिशेंट है। बिकॉज देखो, आपने ग्रेजुएशन ले ली, मास्टर्स ले ली, लेकिन आप लाइफ में उतना ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत क्विक होंगे अपनी लर्निंग में, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो उस एरिया में बहुत अच्छा अचीव करते हैं। तो उसका असेसमेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? स्कॉलरेटिक असेसमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक मेथड है, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। मैं एक सिंपल वे में आपको बताती हूँ, क्योंकि कोर्स में मैंने बहुत डिटेल्ड में इसको समझाया है। यहाँ पे इन शॉर्ट में बताती हूँ ये होता क्या है। अब यहाँ पे नाम देखो, चॉइस बेस्ड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लर्निंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से सीखे। अगर एक बच्चा साइंस पढ़ रहा है और वो चाहता है आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चॉइस में लेना है, तो वो ले सकता है। तो वहाँ पे उसकी क्या आ जाती है? चॉइस है। तो इट मीन्स हम लर्निंग को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। और आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो वैसे भी इंटीग्रेटेड लर्निंग पे बात करती है। इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब जहाँ पे हम सब एरियाज को साथ में लेके चल रहे हैं। आप अगर सपोज करते हो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हो, दूसरा छोड़ दिया, आपको डिप्लोमा फिर भी देंगे, 2 साल का किया डिग्री करे दे देंगे। 3 इयर्स कंप्लीट करते हो फिर तो ऑब्वियसली आपको डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। और आपकी जो इंटीग्रेटेड है, आपका मास्टर्स पहले से ही कनेक्ट किया जाता है किसके साथ? आपका रिसर्च के साथ। तो ऐसी लर्निंग है जो सिर्फ बुकिश नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग अच्छे से हो पा रही है। तो वैसे ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पे सिंपल है कोर्स, जो आपका कोर कोर्स है वो जो आपको कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। आप समझ लो हिस्ट्री की स्टूडेंट्स हो, बीए ऑनर्स कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, तो वो आपका क्या आ गया? कोर्स कोड। इलेक्टिव, आप एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी से किसी में, किसी डिसिप्लिन में भी चूज कर सकते हो। आपको इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता है, आपने बीए ऑनर्स में एक इलेक्टिव कोर्स ले लिया। क्या ले लिया आपने? इंग्लिश लिटरेचर। एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना, मेरे अलावा भी आप उसमें अपनी भी एग्जाम्पल्स डाल के और बेटर वे में आपको याद रहेगा ये। डिसिप्लिन स्पेसिफिक एलिस्टिक कोर्स, इसमें क्या हो जाता है? यहाँ पे मेन डिसिप्लिन या सब डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के अंडर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक ले लिया, आप यहाँ पे ये चूज कर सकते हो। स्पेसिफिक एलिस्टिक होता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, वो पर्टिकुलर। अब हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स नहीं करवाती है, जैसे कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में उर्दू होता है सब्जेक्ट, कहीं पे नहीं होता है, तो वो वहाँ पे स्पेसिफिक हो गया उस इंस्टीट्यूट या उस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। यहाँ पे है डिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स। डिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ध्यान देना है, ये भी एक चॉइस बेस है, डिजाइन टू एक्योर स्पेसिफिक एडवांस नॉलेज। यहाँ पे सपोज करो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे एक अच्छा काउंसलर की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इसके रिलेटेड आएंगे। जेनरिक कोर्स क्या होंगे? इलेक्टिक कोर्स chosen generally from an unrelated discipline subject with an intentions to seek explore। अब यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं, अब बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो लेकिन आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश लिटरेचर को समझना चाहते हो, तो आपके कोर्स में आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो कोर्स के बियॉन्ड आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? जेनरिक इलेक्टिव। ये चीज़ें पूछ ली जाती है, एक बार फिर से पॉज करके, फिर से बैक करके इन चीज़ों को फिर से एक बार रीड करके समझना। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, जैसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं, काउंसलर डेवलपमेंट कोर्स करते हैं, ये पर्टिकुलरली किसी प्रोग्राम के लिए कोई कोर्स करते हैं, उसको बोलते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। अब मैंने आपको कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग सीबीटी सीम्स टू बी ये बताया था क्यों होती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, डाटा एनरिच करती है और बहुत क्या करती है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है लाइफ में और बेटर अचीव करने में। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देती हूँ, बिकॉज ये एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स को करिकुलम एंड सिलेबस में डिफरेंस नहीं पता होता है।
देखो यहाँ पे होता है एक वर्ड सिलेबस, एक होता है करिकुलम, एक होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। अब मैं आपको इनको तीनों का मतलब आराम से समझाती हूँ, ताकि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से निकाल पाओगे। सिलेबस देखो एक सिंपल है, आपकी बुक में 3 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स है, इतने एग्जाम है, ये सिलेबस है, एक सिंपल टॉपिक्स का समरी। लेकिन करिकुलम आपका सब होता है, आपको क्या तरीके से सिखाना है, क्या आपके लर्निंग के मेथड्स है, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, किस तरीके से आपको सिखाना है, और बेटर वेज क्या होते हैं। इसीलिए करिकुलम एक बहुत वाइडर टर्म है, सिलेबस एक बहुत कन्फाइंड टर्म है। सिलेबस में हम छोटी सी ही चीज़ों पे बात करते हैं कि भाई ये 11th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, ये इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन करिकुलम में हम कि बच्चे को और मोटिवेट कैसे करना है, और लर्निंग को कलरफुल कैसे बनाना है, लर्निंग और लाइफ लॉन्ग कैसे हो सकती है। अब मैंने आपको एक और टर्म बताई यहाँ पे, दैट इज को करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे ये को, अब ये को वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, पहले तो करिकुलम था, पहले एक्स्ट्रा करिकुलर बोलते थे, ये भी याद रखना है। को करिकुलर, CURRICULAR, करिकुलर। को करिकुलर ये क्यों हो गया, क्योंकि को एंड करिकुलर ये इंपॉर्टेंट है, पहले एक्स्ट्रा करिकुलर की भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या होता है, आपकी फिजिकल एजुकेशन। आपको पता है आज के टाइम पे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये ग्रेजुएशन भी इसमें हो रही है, पहले 11th-12th में ये सब्जेक्ट होता था, अब ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट आ गया। आपको गेम्स दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स दिया जाता है, आपको गेमिंग पीरियड्स दिया जाता है, क्लासरूम को लर्निंग बाय डूइंग के। आपने छोटे छोटे जो किंडर गार्डन स्कूल्स देखे होंगे, वहाँ आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लेट्स होती है, टीवी होते हैं, टॉयज़ होते हैं, ताकि बच्चे लर्न करके सीखते सीखते चीज़ों को समझे, और उन पर कोई बर्डन भी ना हो, अपने पेस से सीखे, और उनको खेलने का मौका मिले, रिक्रिएशन का मिले। उनका फिजिकली जब बच्चे फिट होंगे तभी वो मेंटली ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। लर्निंग उतनी ज़्यादा और अच्छी होगी जब उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ और अच्छी होगी। तो ये क्या बन जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पता ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और सवाल बनना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। सबसे पहले एक सवाल मैं आपको बताती हूँ, ये सवाल आए या ना आए, लेकिन एग्जाम में ये टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं भी आएगा तो हायर एजुकेशन में आ जाता है। तो ध्यान रखना, पहले क्या था, जो हमारा एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट से ये आप कंकरेंट लिस्ट में, हमें पता है हमारे पास 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे स्टेट डील करती है, सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे सेंटर के पास पावर्स होते हैं, और कंकरेंट म्यूचुअली दोनों। तो ये आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में ये स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब 2020 का मेन फोकस क्या है, रिफॉर्म ब्रॉड एग्जाम रिडक्शन इन द सिलेबस एंड थ्रस्ट टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। अब वो रट्टा मारने वाली नहीं है, क्रिटिकली बच्चों को सोचने पे मजबूर करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, सिखाना है। और ये किसने ड्राफ्ट किया था, प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स लेड बाय फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चीफ के कोत्रिगन। एंड यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम, क्या डिजाइन, ये 5+3+4। सिंपली ये भी पूछा जा सकता है क्या डिजाइन है ये 5+3+4 डिजाइन, ये मैं आपको बताऊंगी कैसा है। हमें शेयर भी करने रिसोर्सेज, मान लो कि एक पर्टिकुलर स्कूल है, वहाँ पे किसी टीचर ने अच्छे अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई है, सिखाई है, हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, और जो फार फ्लंग एरियाज में स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको रिकॉर्ड लेसन दिखा देंगे। मतलब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने, शेयर करने। और हमारा टारगेट क्या है, बाय लैंग्वेज, आपकी मदर लैंग्वेज को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनकी मदर लैंग्वेज में ही सिखाना है। और पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्यों, क्योंकि आप चाहे नर्सरी में हो, LKG में हो, 11th में हो, 12th हो, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, आपका सेम सिलेबस है, सेम बुक्स है, सेम क्राइटेरिया है, कहीं भी माँ बाप की ट्रांसफर हो जाए तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहले से ही सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होगी। अब मैं आपको बताती हूँ आपका स्ट्रक्चर। अब देखो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, पहले हमारा फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज में हमारे क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे 2 इयर्स का क्लास होगा, नर्सरी LKG, या क्लास में आप आंगनवाड़ी वगैरह। और यहाँ पे 3 साल के बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जिनको छोटा छोटा अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाई है अभी इनको। और ये जो 2 और 3 है, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। इसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं।
देन आपका प्रीपरेटरी स्टेज आता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, ये भी आपका प्राइमरी लेवल पे आता है, चीज़ें छोटी छोटी एनालाइज करके समझा रहे हो बच्चों को, छोटे छोटे रिलेट करके समझा रहे हो। देन आपका मिडिल स्टेज आ जाएगा, ये भी 3 साल की है, यहाँ पे आप हल्का साइंस लाओगे, मैथमेटिक्स लाओगे, रीजनिंग ले आओगे। और सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पे आप बच्चे को एक अच्छे लेवल पे क्या कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे आगे के लिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 5+ क्या सिस्टम है ये, 5+3+4, 5+3+4। तो सेकेंडरी स्टेज में तो ये सब इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 9th-10th में है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ो, आप पढ़ सकते हो एक सब्जेक्ट, उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो। आप 11th-12th में हो, आर्ट्स आपके सब्जेक्ट से, आप चाहते हो मैथमेटिक्स पकड़ना, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप पकड़ सकते हो। एकदम फ्रीडम क्रिएट किया है, एकदम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। देन मॉडर्न टाइम में क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्वाड पोलर है। क्यों? देखो सबसे पहले क्या था, टीचर टीचर ही सब कुछ था, टीचर सेंटर चीज़ें थी। बाईपोलर था, टीचर था लर्नर था। देन आपका ट्राईपोलर आ गया, टीचर आ गया, लर्नर आ गया, करिकुलम आ गया। लेकिन अब सारी चीज़ें, एनवायरमेंट भी, आपके पेरेंटिंग कैसी हो रही है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लासरूम का एनवायरमेंट कैसा है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, स्टूडेंट रेडी भी है प्रिपेयर होने के लिए कि नहीं, इसीलिए आप इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वाड्रल प्रोसेस। मतलब 4, यहाँ पे टीचर भी है, फिजिकल एनवायरमेंट भी है, लर्नर भी है, करिकुलम भी, और तभी क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्लेस लेगी। याद रखना है आपको। अभी कुछ मैंने जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको एक शॉर्ट टर्म में लिख दिया है, आप देख सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और देखो यहाँ पर टाइगर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल काइंड ऑफ बुक। एक बच्चा सभी बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज मैन मेकिंग, एक मैन मेकिंग, आप बना रहे हो, आप किसी चीज़ की क्रिएशन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। इट इज बाय द करेक्टर इज फॉर्मड, स्ट्रेंथ इज माइंड इज इंक्रीज। आहिस्ता आहिस्ता, आपने ये नहीं करना है कि बच्चे को आप एक ही दिन में सारा सिखा दोगे, नहीं, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में डालना है, सिखाना है, उसको अपने पाँव पे खड़े करना है, ताकि वो लाइफ में खुद से चीज़ों को स्टैंड ले पाए। एनालिसिस मीन्स, मैंने आपको बताया, चीज़ों को हम कंक्रीट स्टेप्स में तोड़ते हैं, सिंथेसिस में, जहाँ पे हम चीज़ों को जोड़ के समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टाइलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम, ये 2-3 बार सवाल पूछा गया है और क्रॉनिकल एम वे में इसको सेट करने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पे एम्फेसिस देना। क्या है ये? पहला आता है पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, वेरिफिकेशन ऑफ द गोल्स। ये किसने दिया है? टाइलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम। और ये मैंने चीज़ें अपने जब कोर्स में ये पूरी तरह से समझाई है, यहाँ पे जस्ट आपको जो सवाल ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं वो बताए। सिंपोजियम क्या है? डिस्कशन मेथड है। और कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल किसने लाया था? सबसे पहले स्ट्रॉलो एंड डेविस ने। नेशनल लिटरेसी मिशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में। देन आपका एजुकेशनल टीवी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1968। साइट स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुआ था? बहुत बार ये वाला सवाल तो मैचिंग या एसरेशन बेस में बहुत बार आ जाता है, तो ध्यान रखना 1961 में। फ्लैडर डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीज इन टीचर इफेक्टिवनेस। अब फ्लैडर ने क्या डेवलप किया था? फ्लैडर ने डेवलप किया था इंटरेक्शनल एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। एजुकेशन में किसकी इफेक्टिवनेस कर रहा है? टीचर्स की। यहाँ पे ये ना है कि स्टूडेंट्स लिख के आ जाओ, यहाँ पे वो टीचर्स की एफिशिएंसी चेक करें। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टीचर्स इफेक्टिवनेस की। रोशो का इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत 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 बार पूछा जाता है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। कि एक इंसान पैदा तो CHAI, एक इंसान बॉर्न तो फ्री होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर जगह चेंज में होता है। कैसे? क्योंकि जब वो जन्म लेता है, वो एक फ्री इंसान पैदा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर चीज़ पर डिपेंड होता है, हर चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। चेयर का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, और ये कहाँ पे? इंडिया में ही स्टार्ट किया गया था। फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी किसको बोला जाता है? सिगमंड फ्राइड को। NL गाइग कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इनकी थी, याद रखना है। एंड मिरम्बक का क्या है? ये स्कूल बेस्ड ऑन
फ्री प्रोग्रेस, ये अरविंदो ने एडवोकेट किया था। ये मानते थे कि आप अपने हिसाब से अपनी लेवल की लर्निंग कीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे तरीके से चीज़ें सीखिए, वैसे चीज़ें एनालाइज कर लिए। बच्चों को जैसे ग्रो करना है उनको उतनी फ्रीडम दो कि जिस तरीके से वो ग्रो करना चाहते हैं वो उस तरीके से आराम से ग्रो करें। सो ये आपकी आपकी मैराथन कंप्लीट है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये चीज़ें क्विक से फिर से रिवाइज कर लिए। आपको स्पीड कम ज़्यादा जैसी लगती है, जो ठीक लगती है वैसी रखना। इन चीज़ों का एटलीस्ट कोरिलेट करना, बिकॉज अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से समझ आता है, रिसर्च अच्छे से कर पाओगे, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाओगे और बाकी कंपोनेंट्स में भी अच्छे मार्क्स ले पाओगे। और इस कंपोनेंट के तो 10 मार्क्स बनते नहीं है छोड़ना। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एंड डेवलपमेंट और आपका पैसेज के 10 मार्क्स तो आपको फ्री में मिलते हैं। अगर आप वो छोड़ रहे हो देन आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हो। आपका 70+ टारगेट होना चाहिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आपका पेपर सेकंड बहुत वास्ट होता है, डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, उसको क्विक रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पेपर फर्स्ट को क्विक रिवाइज कर सकते हो। विशिंग यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आई होप कि आपका जीआरएफ क्रैक हो और लाइफ में आप आगे जिस भी कॉलेज में पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी करना चाहते हो वो भी अपने जो आपके गोल्स आप अच्छे से कर पाओ।